हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 27 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। फ्रेंड्स, उस चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स, उस चैनल पर मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज अपलोड करती हूँ, मोटिवेशनल और बहुत सारी अच्छी अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 32 केलों को हम जब भाग करेंगे 6 से तो कितने केले हमारे शेष बचेंगे। तो 32 को जब हम 6 से भाग करेंगे फ्रेंड, तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30। यहाँ पर 6 पंजे हो जाएगा 30, तो यहाँ पर हमारा जो शेष बचेगा 2 बचेगा, तो 2 केले जो हैं वो शेष रह जाएंगे। अगर हम 5-5 केले डिवाइड करते हैं 6 बंदरों में, तो 6 बंदरों में हमें 5-5 केले समान रूप से बांटेंगे, तब हमारे 2 केले शेष बचेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है तो जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल होगा। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है तो प्राप्त योगफल होगा। तो प्राप्त योगफल होगा फ्रेंड्स 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा या 4 से विभाज्य होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन को मैं 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जो काफ़ी लंबे प्रोसेस होंगे उसके, तो मैं उसको आपको नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से वीडियोज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो मैं उन क्वेश्चंस को 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं नहीं समझा पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 11 से विभाज्य होगी। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पूरे के पूरे डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2, 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, न्यूनतम कितनी जलेबियाँ शेष बचेंगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक जलेबी जो है वो शेष बचेगी यदि बराबर जलेबियाँ बांटी जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 3 बहनें हैं, अन्ना, लाया और सना, एक पिकनिक पर गई हुई हैं। उनकी माँ ने उन्हें 100 रुपये के 3 नोट और 50 का 1 नोट दिया। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा। फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। सना का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर सना का भाग पूछा गया है फ्रेंड्स, बराबर बांटना है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले हम देखते हैं कि 100 के 3 नोट यानी कि 300 रुपये ये हुए, और एक 50 का नोट 50, तो यहाँ पर हमारा हो गया टोटल 350 रुपये। 350 रुपये में से इन्होंने जो खरीदी हैं 20 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से 4 बोतल, तो 20 चौक 80 रुपये की हो गई बोतल 4। तो हमारे पास जो बचेंगे फ्रेंड्स वो कितने रुपए बचेंगे। तो इनके पास बचेंगे टोटल 270 रुपये। 270 रुपये को इन्होंने किया है शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया, यानी कि 270 को इन लोगों ने 3 लोगों ने आपस में बांटा है। तो 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 में हो जाएगा 27, 90, यानी कि हर व्यक्ति को 90 रुपये मिले हैं। तीनों में को 90 रुपये मिले हैं। तो सना का भाग क्या होगा। तो सना का भाग भी 90 रुपये ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
शिक्षक बोर्ड पर दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, जब हम 80 का और 100 का गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे जो गुणनखंड समान आएंगे वो आएंगे 2 और 5 और 2 और 5, या फिर आप लोग 10 भी मान सकते हैं। इसको आप निकालेंगे जब गुणनखंड तो 2 और 5, 2 और 5 10 और 10। जो 10 संख्या है वो समान रूप से उभयनिष्ठ संख्या, जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या आएगी वो आ जाएगी 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से करके आप लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से जब हम लोग निकालेंगे गुणनखंड को तो हमारी जो संख्याएं उभयनिष्ठ संख्याएं आएंगी दोनों की, वो आएंगी 10। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 2,76,578 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो यहाँ पर 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया। एक 7 का स्थानीय मान होगा हमारा 71234, 71234 यानी कि 7,000, और दूसरे 7 का होगा हमारा 70। तो 7,000 में से हम माइनस करेंगे 70, तो हमारा जो आंसर बचेगा फ्रेंड्स वो बचेगा 69930। ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इन दोनों के स्थानीय मानों का जो अंतर होगा वो आ जाएगा 6,69,930। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? तो किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में जो फलकों की संख्या होती है वो होती है 5। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती है? नंबर 1 समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, 2 पतंग और समांतर चतुर्भुज, 3 वर्ग और आयत, 4 आयत और समचतुर्भुज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयत और समचतुर्भुज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी घड़ी के 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के दो कोणों की माप होती है। जब फ्रेंड्स 7 बजेंगे किसी घड़ी में तो जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई होगी हमारी 12 पे और घंटे की सुई होगी हमारी 7 पर। तो इन दोनों के बीच जो घंटे और मिनट की दोनों सुइयाँ हैं, उन दोनों सुइयों के बीच के दोनों कोणों की माप यहाँ पर पूछी गई है। तो दोनों कोणों के बीच की जो माप होगी फ्रेंड्स वो होगी हमारी 210 डिग्री और 150 डिग्री। कितनी होगी? 210 डिग्री होगी और 150 डिग्री होगी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा है। तो इसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। राइट आंसर होगा इसका 33। आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के बाँटों से नहीं मापा जा सकता? तो 300 ग्राम को फ्रेंड्स 100 ग्राम, 200 ग्राम से माप सकते हैं। 400 ग्राम को भी माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? 500 ग्राम जो है उसमें -100 ग्राम करके हम लोग इसको भी माप सकते हैं। 500 ग्राम के बाट से 100 ग्राम को भी माप सकते हैं। 700 ग्राम को भी माप सकते हैं 500 और 200 के साथ में। लेकिन जो 750 ग्राम है उसको हम लोग नहीं माप सकते क्योंकि यहाँ पर जो 50 ग्राम का बाट है वो दिया हुआ नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप है। तो यहाँ पर खेत का परिमाप पूछा गया। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस खेत का परिमाप पूछा गया है तो हमारा जो इसमें राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 720 मीटर। 720 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कह रहा है किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 9 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है। यहाँ पर रविवार को 350, सोमवार को 200 वस्तुएं,
मंगल को 300, बुध को 250, बृहस्पतिवार को 120 और शुक्रवार को 150 वस्तुएं जो हैं वो बेची गई। अब यहाँ पर कह रहा है उपर्युक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है। फ्रेंड्स, परिसर क्या होता है? परिसर में हमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके अंतर को निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है वो दी हुई है हमारी 350, ये वाली, और हमारी सबसे छोटी संख्या दी हुई है 120। तो 350 में से हम 120 को माइनस कर देंगे। तो 350 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर आ जाएगा 032 230। कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स? 230 आएगा। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 230 आ जाएगा। परिसर निकालने की जो विधि है वो ये है कि सबसे बड़ी जो संख्या आपकी दी गई है और उसमें जो सबसे छोटी संख्या दी गई है उन दोनों के अंतर को निकाल लीजिए आप लोग, परिसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं फ्रेंड्स? तो हमारी प्रथम सबसे पहले जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी, 2 और 3 जो है वो अभाज्य संख्या है। फिर हमारी 6 हो जाएगी, उसके बाद 8 हो जाएगी, उसके बाद 9 भी हो जाएगी क्योंकि 9 3 से कट जाता है, और उसके बाद हो जाएगी 10। तो हमारी ये 5 भाज्य संख्याएं हो गई। इनको हमें क्या करना है? औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन पाँचों को हम जोड़ देंगे। तो इन पाँचों को जोड़ने पर जो हमारा मान आएगा वो आएगा 37 और 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते आ जाएगा 35, 5 सत्ते होगा 35, यहाँ पे बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20, 5 चौका 20। तो इसका जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियाँ लिखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं WVUT, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए उल्टा क्रम दिया हुआ है उसका TUVW, यानी कि WVUT। तो T के बाद आएगा हमारा यहाँ पर S। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? STUVW। इस तरह से हमारा इसका क्रम बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 दूना 4, यानी कि 2 से हर चीज़ में गुणा की, फिर 4 में 2 से गुणा की 8, फिर 8 में 2 से गुणा की 16, 8 दूनी 16। तो 16 में भी हम 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 32। तो S32 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए हैं तो पढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। नंबर 1 है ऐसे कार्यों का सृजन करना जिनमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो। 2 बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना। 3 औपचारिक कलन विधि से अतिरिक्त दूसरी युक्तियों का उपयोग करना। 4 जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अधिक अंक आए हैं। तो सबसे कम उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर 4। जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बिठाना जिसके अधिक अंक आए हैं, ये जो है वो सबसे कम उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। नंबर 1 विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना। 2 अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। 3 प्रक्रियाओं और सूत्रों फॉर्मूला के ज्ञान का टेस्ट लेना। 4 विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संख्याओं 1 मिनट संख्याओं और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नंबर 1 अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे। 2 अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे। 3 अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। 4 अधिगमकर्ता मापन की मानक इकाइयों की आवश्यकता की तरह की सराहना करने में सक्षम होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित
में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव उपरोक्त कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेंगे? नंबर 1 है विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना। 2 गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करके घर परिवार का बजट बनाना। 3 रोजगार के विविध क्षेत्रों से आए लोगों से मिलना, विशेष रूप से इंजीनियरों से। 4 गणित के विविध प्रश्नोत्तरियों और ओलंपियाड में भाग लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित वार्ती सवाल दिया। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 18 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी? एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर 6.5 दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। 2 शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटतन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। 3 यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला है। 4 विद्यार्थी विभाजन की अवधारणा नहीं जानता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है? पहला है भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है। 2 भिन्न किसी पूर्ण के शेष भाग को निरूपित करता है। 3 भिन्न किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है। 4 भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? नंबर 1 दृश्यीकरण। 2 विश्लेषण। 3 अनौपचारिक निगमन। 4 औपचारिक निगमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण। विश्लेषण चिंतन के स्तर पर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना, मुझे भाग करना है या गुणा। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं? नंबर 1 उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। 2 उसमें संख्या संक्रियाओं की समझ में कमी है। 3 वह जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। 4 वह कक्षा में व्यवधान डालने के मौके ढूंढता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं में संख्या पूर्व अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है। वह समझाती है 2 में 1 निहित है, 3 में 1 और 2 निहित हैं, 4 में 1, 2 और 3 निहित हैं और इसी तरह आगे भी। वह किस संख्या पूर्व अवधारणा पर बल दे रही? नंबर 1 एकेकी संगति। 2 पदानुक्रमिक समावेशन। 3 गणना। 4 संरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पदानुक्रमिक समावेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित वार्ती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमिता के पास 12 टॉफियां हैं जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियां हैं। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां हैं? एक विद्यार्थी कहता है कि उत्तर है 12 + 18 = 30 टॉफियां। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 है विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। 2 विद्यार्थी समस्या को समझ गया है परंतु लापरवाही के कारण उसने एक अभिकलनात्मक त्रुटि की है। 3 विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबद्ध कर दिया है। 4 ऐसी गलतियां आम हैं क्योंकि इबारती सवालों को प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं द्वारा हल किया जाना बहुत ही कठिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबद्ध कर दिया है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। नंबर 1 कंठस्थ कराने पर क्योंकि बच्चे विद्यालय में एक कोरी स्लेट जैसे आते हैं। 2
बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर। 3 सूत्रों को कंटेस्ट करने पर। 4 गणित में लिखित अभ्यास करने पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निष्ठ सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। यह कथन उजागर करता है। नंबर 1 गणित के व्यावहारिक मान को। 2 गणित के ज्ञान मीमांसात्मक मान को। 3 गणित के प्राकृतिक मान को। 4 गणित के सौंदर्यपरक मान को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित के सौंदर्यपरक मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। नंबर 1 निष्ठा, 2 निपुण भारत, 3 FLN, 4 दीक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निपुण भारत नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? नंबर 1 मानदंड संदर्भित, 2 रचनात्मक, 3 मानक संदर्भित, 4 पूर्वानुमानित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानक संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं में गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? नंबर 1 बच्चों को समूहों में गणितीय समस्याओं पर काम करने तथा कक्षा में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराना। 2 अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। 3 प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों आदि जैसे निरूपण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इबारती सवालों को दोबारा पुनः व्यक्त करने में बच्चों को सहज सुगम करना। 4 जहाँ भी संभव हो विचारों और तर्क वितर्कों को संप्रेषित करने के लिए मानक गणितीय अंकन चिन्हों के उपयोग हेतु परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।